Hello students, in the previous lecture we have studied about the electrons, protons and neutrons. Today we'll discuss various models that explains the structure of the atom. So let's begin with this. The first model that is in our syllabus is Thomson model of an atom, and that was given by Sir Joseph Thomson. According to this model, the structure of an atom is similar to that of a Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना है तो उन्होंने बोला कि आप एक एटम को वाटरमेलन कंसीडर करें. उसमें जो रेड एडिबल पार्ट है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, और जो उसमें नेगेटिव चार्ज है दैट आर द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन. इससे ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. He also explained that the negative charge, that are the seeds of the watermelon, and the positive charge, that is the red edible part, they are equal in magnitude. मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से एटम ऑन अ होल इज न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था. तो थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का बना होता है और उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेडेड होते हैं. अब थॉमसन ने ये तो बोल दिया, बट थॉमसन अपने इस मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए, और साइंस में जो चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होती उसको हम वैलिड नहीं मानते हैं. इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड करके एक और मॉडल आया जिसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया. आफ्टर थॉमसन द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. बेसिकली Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. जैसे थॉमसन ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड होते हैं. रदरफोर्ड जानना चाहते थे कि वो किस तरह से एम्बेडेड होते हैं. वो पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करना चाहते थे, और एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, दैट इज़ द हीलियम पार्टिकल्स, को गोल्ड की थिन फॉइल पे स्ट्राइक करवाया. उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की? क्योंकि वो उसकी एक बहुत थिन लेयर बना सकते थे, और अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास होता है 4 यूनिट. तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि अगर एटम का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा थॉमसन ने बोला है, तो अगर वो उस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराएंगे तो सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ जाने चाहिए, बिकॉज एटम में तो कोई खाली स्पेस या एम्प्टी स्पेस अवेलेबल ही नहीं थी.
बट टू हिज सरप्राइज जो उन्होंने रिजल्ट रिसीव किया वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स दैट इज द हीलियम एटम को गोल्ड की फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो उन्होंने 3 चीजें मेन ऑब्जर्व की। पहली चीज थी कि जितने भी पार्टिकल्स उन्होंने फॉल करवाए उनमें से जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, मतलब वो किसी भी चीज से स्ट्राइक नहीं किए। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि इसका मतलब एटम में कुछ ना कुछ खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, तभी वो उन पार्टिकल्स को किसी चीज ने स्टॉप नहीं किया। बट ऐसा नहीं था कि सारे के सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए। कुछ पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट किए और कुछ पार्टिकल्स वैसे थे जो रीबाउंड करके वापिस आ गए। तो ये जो रिजल्ट था जे रदरफोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था उस टाइम पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो उन्होंने अपनी इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कंक्लूड किया दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए थे, बिकॉज उनको स्टॉप करने वाला कोई नहीं था। व्हाट वाज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ पार्टिकल्स वैसे थे जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए थे। इसके बेसिस पे ही कंक्लूड दैट वेरी few particles were deflected, indicating the positive charge of an atom occupies very little space. It means एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो प्रोटॉन होता है, वो बहुत ही कम जगह ऑक्युपाई करता है। एंड थर्ड conclusion was that a very small fraction of alpha particles that were deflected by 180 degree or that were rebound indicate that all the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume. मतलब पूरे एटम का जो मास होता है वो बहुत ही छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट होता है, बिकॉज तभी जब अल्फा पार्टिकल उस जगह पे स्ट्राइक किए तो वो रीबाउंड करेंगे या वापिस चलेंगे। अब इन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के फीचर्स दिए। फर्स्ट वन वाज there is a positively charged center in an atom called the nucleus, कि हर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो सारा का सारा मास होता है एटम का वो उस न्यूक्लियस की वजह से होता है। सेकेंड वन, the electrons revolve around the nucleus in a well-defined orbits. थॉमसन से entirely opposite, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अराउंड एक well-defined orbits हैं उनके पास, वो उसमें घूमते हैं। and the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. जो न्यूक्लियस का साइज है जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है वो बहुत स्मॉलर है अगर हम उसको कंपेयर करें एटम के साइज से। बट देर आर ऑल्सो फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का मेन ड्रॉबैक क्या था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो विल अंडरगो एक्सेलरेशन, और
अगर एक्सेलेरेशन होती है मतलब वेलोसिटी में चेंज आती है, तो वो पार्टिकल्स क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो क्या होगा, उसके पास एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो रदरफोर्ड वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस कि ऐसा कैसे नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। और बोहर ने मैक्सिमम वही चीजें बोली जो रदरफोर्ड ने बोली थी, बस उन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज एक्सप्लेन की दैट वाज द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों प्रोटॉन्स के ऊपर नहीं गिरते। जो उनकी मेन पोस्टुलेट्स थे दैट वाज ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom, कि जो एनर्जी लेवल है, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है, बस वही प्रेजेंट होते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं, वो कभी भी एनर्जी को रिलीज नहीं करते, बिकॉज हर ऑर्बिट का अपनी डिफरेंट एनर्जी है। इसी वजह से हम इन ऑर्बिट्स को शेल्स भी बोलते हैं या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जो फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, हम उसको मान लेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए दैट इज के शेल, सेकेंड वन एल शेल, देन एम शेल एंड एन शेल। दूसरी तरह भी बोल सकते हैं जो पहली शेल है उसके केस में n इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए n इज इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। These are mere the denotions which help in denoting the shells.